आज हम जानेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, जो विभिन्न पुस्तकें हैं, रचनाएं, उस समय पर जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया था, जो विदेशी भारत आए थे, जैसे इब्न बतूता आया था, उसने रेहला पुस्तक लिखी थी जिसमें यात्रा वृत्तांत जिसको कहते हैं, उसमें उस समय पर जो शासन में रहा के समय पर जो भी सामाजिक स्थिति थी, उस समय पर जो राजनीतिक स्थिति थी और जो आर्थिक स्थिति थी उसका वर्णन मिलता है। ऐसे ही कई रचनाएं लिखी गई थी उस समय पर, कई ऐसे दोहे लिखे गए हैं और समकालीन जो ऐतिहासिक रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो उसी समय पर अमीर खुसरो जो प्रसिद्ध उस समय पर कवि, लेखक और विद्वान थे, उनके द्वारा कई रचनाएं लिखी गई हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थी, वो उसके लेख हमको किसमें मिलते हैं। तो इस तरह से जो भी मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता हमको इन स्रोतों से चलता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड सीधे सीधे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, जैसे शाहनामा किसने लिखी, ठीक है, और बाबरनामा किसने लिखी, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई, अल बरूनी कौन था। इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से जो उस समय पर जो विविध किताबें लिखी गई, पुस्तकें लिखी गई, रचनाएं लिखी गई, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। इस तरह अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में भी 3 मार्क्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे अल बरूनी सिर्फ दे दिया जाएगा तो उसमें आपको उसके बारे में लिखना है कि जैसे इसने किताबुल हिंद लिखी थी। तो इस तरह से देखा जाए तो जो टॉपिक हैं आपके प्रीलिम्स के और मेंस के, वो सीधे सीधे इन पुस्तकों से और लेखकों से आ जाते हैं। तो इन्हीं सब जानकारियों को आज इस लेक्चर में हम जानेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आगे की अपडेट है वो आपको मिलती रहे। पसंद आता है तो आप इसको शेयर भी कीजिए ताकि ये जानकारी हम अन्य लोगों तक भी पहुंचा सकें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से। तो हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। इसमें जो प्रमुख स्रोत हैं, जिन पुस्तकों की और रचनाओं की अगर हमने बात की है, उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है सल्तनत काल में लिखी गई पुस्तकें और रचनाएं जो थी, उनको हमने सल्तनत काल में जो शासन रहा और जो व्यवस्था रही उस दौरान पर जो लेखक थे उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई थी उनका विवरण हमें सल्तनत काल में मिल जाएगा। इसी तरह मुगल काल में जो जैसे बाबरनामा, हुमायूंनामा, ऐसे कई पुस्तकें और लेख लिखे गए वो हम मुगल काल में कवर करते हैं। तो इस तरह से प्रमुख रचनाओं को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक सल्तनत काल में लिखी गई रचनाएं हैं, एक है मुगल काल में लिखी गई रचनाएं। 20वीं तक 1206 से 1526 तक के जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास, उसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। जो कि जैसे किताब उल हिंद की अगर हम बात करते हैं, किताब उल हिंद लिखी गई थी उस समय पर अल बरूनी के द्वारा। अल बरूनी जो महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था, ये खीवा का निवासी था और पुराणों का अध्ययन करने वाला ये पहला मुसलमान था। इसने अपनी किताब उल हिंद पुस्तक, अपनी जो इसकी रचना थी किताब उल हिंद, इसमें 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारियों का इसके पुस्तक में हमें उल्लेख मिलता है। तो अल बरूनी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई किताब उल हिंद, जिसमें 11वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारी मिलती है। तबकात ए नासरी की रचना की थी मिनहाज उल सिराज ने। ये जो मिनहाज उल सिराज था ये मध्य एशिया का निवासी था और ये पुस्तक इसने नासिरुद्दीन महमूद को सौंपी थी। इसमें मोहम्मद गौरी के भारत विजय का, दिल्ली सल्तनत की प्रत्यक्ष जानकारी हमको, शाहनामा जो
पुस्तक है, रचना है, ये लिखी गई है फिरदौसी के द्वारा। ये फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है। इसकी रचना फिरदौसी के द्वारा की गई थी। इसमें भी महमूद गजनवी के शासन की जानकारी मिलती है। इस किताब में, शाहनामा में, महमूद गजनवी के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। फिरदौसी के द्वारा करीब 30 साल लगे इस किताब को बनाने में, क्योंकि जो महमूद गजनवी है उसके पूरे जीवन चरित्र का इसमें वर्णन किया गया था। साथ में जो उसकी शासन में पद्धति थी, जो नीति की बात अगर हम करते हैं तो उन सब का उल्लेख हमको मिलता है शाहनामा में। इसके बाद हम बात कर रहे हैं तारिक ए फिरोज शाही की। तारिक ए फिरोज शाही, ये पुस्तक, इसके लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। ये भी फारसी भाषा का स्रोत है, फारसी भाषा में लिखी गई ये पुस्तक है। इसमें बलबन से लेकर फिरोज शाह तक जो 9 शासक रहे हैं, इन सब के शासनकाल का उल्लेख मिलता है। इसी पुस्तक में तारीख फिरोज शाही में हमको अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी उसकी जानकारी हमें किसमें मिलती है? तारिक ए फिरोज शाही में। इसी किताब में हमें साथ में क्या मिलता है? मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियां थी उनको भी इसी किताब में बताया गया है। तो जो ये प्रमुख रचनाएं थी, ये उस समय पर जो शासनकाल थे, माफ़ कीजिएगा, उस समय पर जो शासन व्यवस्था थी और जो ये लेखक होते थे, है ना, इन लेखकों को भी जो उस समय पर शासक थे उनका संरक्षण प्राप्त था। इसी वजह से जो किताबें लिखी गई उनसे संबंधित, उनके काल से संबंधित किताबें ये लिखी गई थी। इसके बाद आती है फुतूह-उल सलातीन। फुतूह-उल सलातीन जो किताब है ये लिखी गई है ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी के द्वारा। ये बहमन शाह को समर्पित है। बहमन शाह ये कौन है? ये बहमन शाह जो कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक रहा। इसमें तुगलक नीति का उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारत की हमको जानकारी मिलती है। सल्तनत काल के दौरान ही, जब हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो रही थी, तो जो ये लेखक थे ये समकालीन जो घटनाएं थी उन पर भी लेख लिखा करते थे। सल्तनत कालीन रचनाओं में अन्य कई रचनाएं लिखी गई, जिसमें है तारिक ए मुबारक शाही। ये लिखी गई याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। इस पुस्तक में सैयद वंश के शासक, उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास का, सैयद वंश के शासक का और उस समय पर जो राजनीतिक स्थिति थी, जो सामाजिक स्थिति थी, आर्थिक इतिहास, इन सब का हमें विवरण मिलता है तारिक ए मुबारक शाही में। सरहिंदी ने इस पुस्तक को किसको समर्पित किया था? इसको किया था मुबारक शाह को, इसलिए इसको मुबारक शाही के नाम से भी जाना जाता है। ये मुबारक शाह जो था ये सैयद वंश का शासक था और इसी के संरक्षण में याहिया बिन सरहिंदी ने इस पुस्तक को लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में करीब 1333 ईस्वी में इब्न बतूता, जो कि अफ्रीकी यात्री था, ये भारत आया। इसने नामक इस पुस्तक की रचना इब्न बतूता के द्वारा की गई। ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत है अर्थात जो ये यात्री था इब्न बतूता, इसने अपने यात्रा के दौरान जो भारत यात्रा उसने की थी, तो इस ग्रंथ में उसने मोहम्मद बिन तुगलक की जीवनी का 14वीं शताब्दी की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन रहला में किया है। इस प्रकार कई ऐसे लेख लिखे गए हैं, जैसा मैंने आपको बताया है, जिसमें इन सब जो मध्यकालीन भारत है उस समय पर जो शासनकाल रहा है, जैसे दिल्ली सल्तनत और मुग़ल कालीन की अगर बात करते तो मैंने पिछले लेक्चर में इससे डिटेल में बताया भी है कि कौन कौन से शासक थे। तो उन्हीं से रिलेटेड जो सामाजिक स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है और जो आर्थिक स्थिति है, उसका पता भी इन पुस्तकों के माध्यम से चलता है। इसी प्रकार मुखजान ए अफ़गानी, ये पुस्तक लिखी गई है नियामत उल्लाह के द्वारा। ये पुस्तक लोदी वंश के शासकों की, उनके प्रशासन व्यवस्था की, उस समय पर सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति
और राजनीतिक स्थिति की जानकारी हमको इस पुस्तक के माध्यम से पता चलती है। किसके माध्यम से? मुखजान ए अफगानी के माध्यम से। सल्तनत कालीन रचनाओं में अन्य पुस्तक जो है वो है ईशा ए माहरू। ये पुस्तक ऐनुल मुल्क के द्वारा लिखी गई थी, जो कि तुगलक काल में मुल्तान प्रांत का सूबेदार था। वैसे देखा जाए तो ये पुस्तक जो है ये कई पत्रों का संकलन है। मतलब ये अपने आप में जो उस समय पर, या हम ये कह सकते हैं ये जो पुस्तक है ये असल में क्या है कि जो किताब जिसको हम कह रहे हैं ये कई पत्रों का संकलन है। मतलब जैसे मैंने बताया ये जो ऐनुल मुल्क था ये क्या था? सूबेदार था, ठीक है। तो उस समय पर जो पत्र इत्यादि चलते थे, है ना, तो उस पत्रों का संकलन, जो व्यवहार इत्यादि किए जाते थे लिखने के माध्यम से किए जाते थे। उस समय पे फ़ोन व्यवस्था तो थी नहीं, ठीक है। तो जो पत्र इत्यादि थे वो उसका संकलन मिलता है हमें ईशा ए माहरू के रूप में, ठीक है, जिसका आदान प्रदान तुगलक सुल्तान और उसके मध्य हुआ था। तो इसमें इस पुस्तक से क्या जो प्रशासन व्यवस्था है इसकी जानकारी मिलती है। किसकी प्रशासन की जानकारी मिलती है हमको? इसमें हमें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक के शासनकाल की जानकारी हमको इंशा ए माहरू में मिलती है, जो कई पत्रों का संकलन है। इसके बाद जो एक पुस्तक लिखी गई थी तारिक ए मुश्ताफी। इसमें लोदी काल के समय पे ये रचना की गई थी, जिसमें अफगान शासकों, जिसमें लोदी और सूर शासक थे, इनका वर्णन है। इसे शेख रिजा कुल्लाह के द्वारा लिखा गया था। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में मालवा एवं गुजरात में जो अफगान राजवंश हैं उनका भी वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार अगर सल्तनत काल की अगर हम बात करते तो उस समय ये प्रमुख रचनाएं लेखकों के द्वारा लिखी गई, जिसमें जो पुस्तकें हैं उनमें जो विशेषता है उनका वर्णन किया गया है। सल्तनत काल में ही उस दौरान पर सल्तनत काल में अमीर खुसरो सल्तनत काल का प्रमुख कवि, लेखक और विद्वान था। इसका जो नाम है इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। यह अगर हम अमीर खुसरो की बात करते हैं तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में से संबंधित था। इसने कई विभिन्न रचनाएं लिखी हैं जो जिनका वर्णन मैंने यहाँ पर किया हुआ है, जिसमें से प्रमुख है किरान उल सादीन। ये खुसरो की पहली पुस्तक थी, जिसमें बुगड़ा खान और उसके पुत्र केकूवाद का वर्णन मिलता है। बुगड़ा खान और केकूवाद ये किससे संबंधित है? ये गुलाम वंश से संबंधित है। इनका वर्णन हमें किरान उस सादीन में इनका वर्णन मिलता है। इसके बाद जो अमीर खुसरो की रचना है ये है मिफ्ता उल फुतूह। इसमें जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान और मलिक छज्जू के विद्रोह का वर्णन मिलता है। मतलब जैसे कई उस समय पर युद्ध इत्यादि हुए थे, उसका वर्णन हमें जलालुद्दीन के समय पे, जलालुद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था, इसने किस तरह से सैन्य अभियान चलाया था, कौन कौन से जो विद्रोह हुए थे, उन सब का विवरण हमें मिलता है मिफ्ता उल फुतूह में। खजाइन उल फुतूह, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान, दक्षिण विजय, गुजरात, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, चित्तौड़, मालवा आदि का वर्णन किया गया है। जो PDF आपको मिल जाएंगे तो उसमें ये सब करेक्शन होके आपको मिल जाएंगे। और ये जो PDF है ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने क्लास ली हुई है। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ कि जो हमने इसके साथ ही जो हमारी क्लास भी है, इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ भी हमने शुरू कर दी है, जो कि आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगी। तो इस तरह जो खजाइन उल फुतूह है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान का, और जिस तरह से अगर हम बात करते तो जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी और राज्य विस्तार के लिए इसने कई सैन्य अभियान चलाए थे, जिसमें दक्षिण विजय, मालवा और चित्तौड़ की जो विजय है उसका वर्णन मिलता है। इसी तरह तुगलकनामा
अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। ये अमीर खुसरो का अंतिम ग्रंथ है जिसे पद्यात्मक शैली में लिखा गया है, मतलब कविता के रूप में इसको लिखा गया है। इसमें गयासुद्दीन तुगलक द्वारा सल्तनत की सत्ता प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है। गयासुद्दीन कौन? जो कि खिलजी वंश का संस्थापक रहा। इसके द्वारा सल्तनत की सत्ता प्राप्त करने का हमें उल्लेख मिलता है। अमीर खुसरो ने देवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र की प्रेम गाथा का भी वर्णन किया है। किस पुस्तक में? आशिका नामक पुस्तक में देवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र का वर्णन किया है। सिपीहर, ये रचना जो है ये अलाउद्दीन के पुत्र मुबारक शाह खिलजी की चाटुर कारिता का इसमें वर्णन किया गया है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के जो पुत्र है मुबारक शाह, उसको बढ़ चढ़ के उसकी प्रशंसा इस पुस्तक में मिलती है। एजाज ए खुसरवी, ये सूफी मत से संबंधित है। जो अमीर खुसरो थे सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे और सूफी मत के प्रचारक भी थे। और ऐसा माना जाता है जो खुसरो थे ये निज़ामुद्दीन औलिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। करीब 1325 ईस्वी में सूफी संत औलिया की मृत्यु के दूसरे दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में ये कवि रहे। तो इस प्रकार अमीर खुसरो की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में हमने जाना और जो अमीर खुसरो थे उनके बारे में हमने जाना। इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके सीधे 3 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाएंगे तो आप इनमें से कवर कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स में तो सीधे आपको पुस्तकें पूछ ली जाती हैं, उनके लेखक पूछ लिए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं मुगल कालीन रचनाओं की। मुगल कालीन जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबरनामा की। बाबरनामा जो कि बाबर द्वारा लिखा गया है, आत्मकथा है एक तरह से, जो बाबर के द्वारा स्वयं लिखी गई है। ये लिखी गई है तुर्की भाषा में। इसमें भारतीय राजनीतिक समाज और पुस्तक में भारतीय राजनीति और उस समय पर जो समाज है, सामाजिक स्थिति है, उन सब का वर्णन मिलता है। बाद में अब्दुल रहीम के द्वारा इस पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया गया। तो देखा जाए जो मुगल की जो भाषा थी तो वो कौन सी थी? फारसी भाषा थी। और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपका प्रीलिम्स में पूछा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं मुगल कालीन रचना में हुमायूं नामा। हुमायूं नामा जो है ये लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा, जो कि हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री थी। इसमें और ये लिखा गया है गुलबदन के द्वारा जब अकबर के द्वारा उनको निर्देशन दिया गया था ये पुस्तक लिखने के लिए। इसमें हुमायूं की असफलता, उनकी कठिनाइयों का वर्णन किया गया है कि किस तरह शासनकाल में हुमायूं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा और किस तरह से शेरशाह सूरी का भी आक्रमण हुआ था उस दौरान पे, और बाद में पुनः किस प्रकार से उन्होंने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। तो इन सब का विवरण हमको मिलता है हुमायूं नामा में। इसी तरह मुगल कालीन रचनाओं में रचना मिलती है वो है तारिक ए रशीदी, जिसको लिखा गया मिर्जा हैदर दुगलत के द्वारा। ये भी फारसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें मध्यकाल को जानने के साथ ही जो कश्मीर का इतिहास है उसके बारे में हमको इस पुस्तक से पता चलता है। मिर्जा हैदर ने इसमें बाबर एवं हुमायूं के समय जो समकालीन घटनाएं थीं उनका उल्लेख किया है। ठीक है, तो जैसे अगर हम रचनाओं की बात करते हैं, पुस्तकों की बात करते हैं, तो जो ये पुस्तकें हैं, यात्रा वृत्तांत हैं, समकालीन उस समय पर जो लिखी गई घटनाएं हैं, उन सब का उल्लेख से हमें वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का पता चलता है। इसी के साथ अकबरनामा की अगर हम बात करते हैं तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा गया है। इस पुस्तक में अकबर के जीवन चरित्र का, उसकी धार्मिक नीतियों का
उसकी प्रशासन व्यवस्था का, राजपूत नीतियों का और उसके कार्यों का वर्णन मिलता है। तो इसी प्रकार अगर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। आगे हम बात करते हैं तबकात ए अकबरी। ये लिखी गई है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। इस पुस्तक की रचना अकबर काल में ही हुई थी, अकबर के शासनकाल में की गई थी। ये पुस्तक मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस पुस्तक में मुगल वंश से लेकर अकबर तक शासनकाल में जो भी राजनीतिक स्थिति रही है, जो सामाजिक स्थिति है, उन सब का वर्णन हमें तबकात ए अकबरी में मिलता है, जिसे निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया। इसी तरह कई अन्य रचनाएं हमें मिलती हैं, जिसमें है तारीख ए बंदायूनी, जिसके लेखक हैं अब्दुल कादिर बंदायूनी। इसमें हमें अकबर की नीतियों का, माफ़ कीजिएगा, इस पुस्तक में अकबर की नीतियों की आलोचना की गई है तथा अकबर को इस्लाम विरोधी बताया गया है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे करेक्शन कर देंगे हम जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें ये करेक्शन होके मिल जाएगा। अकबर की नीतियों की इसमें आलोचना की गई है और अकबर को इसमें इस्लाम विरोधी बताया गया है। जो ये अब्दुल कादिर बंदायूनी था, ये बादशाह अकबर के समय मुख्य काजी हुआ करता था बादशाह अकबर के दरबार में, ठीक है। और उसने इस ग्रंथ में जो भी लिखा वो उस समय पर जो नीतियाँ थी उसके खिलाफ था और इसीलिए शायद उनकी आलोचना के रूप में इस पुस्तक में उसने लिखा हुआ है। आगे हम बात करते हैं तुजुक ए जहांगीरी। इस ग्रंथ की रचना बादशाह जहांगीर ने स्वयं की थी, आत्मकथा से संबंधित है। ये जहांगीर द्वारा लिखी गई है और उसकी जीवनी पर आधारित है, परंतु खराब स्वास्थ्य के चलते जहांगीर इसे पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद इस पुस्तक को मुताबिद खां के द्वारा पूरा किया गया। किसके द्वारा पूरा किया गया? मुताबिद खां के द्वारा। मुताबिद खां ने इसे इकबाल नामा ए जहांगीर के नाम से पूर्ण किया। इसमें मुगल वंश से लेकर जहांगीर के काल तक इतिहास का वर्णन मिलता है। आगे हम बात करते हैं पातशाह नामा। पातशाह नामा जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है ये रचना, जिसको इसके पहले भाग की अगर बात करते हैं तो ये अमीर काजविनी के द्वारा लिखा गया, फिर ये अब्दुल लाहरी के द्वारा लिखा गया और मोहम्मद वारिस के द्वारा लिखा गया। मतलब ये पुस्तक 3 लोगों ने मिलकर रचना इसकी की है। इस पुस्तक में हमें शाहजहां के शासनकाल की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार जो पातशाह नामा है ये शाहजहां के शासनकाल से संबंधित इसमें उल्लेख मिलता है। नुक्सा ए दिल खुशा में, माफ़ कीजिएगा ये दिल कुशा है, इसको करेक्शन कर दूंगी जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी तब। इस ग्रंथ की रचना भीमसेन ने की थी। इसमें 17वीं शताब्दी के भारत को जानने का 17वीं शताब्दी के भारत को जानने का प्रमुख स्रोत है। अगर हम औरंगजेब की बात करते हैं तो 1658 करीब में ये शासन में आ गया था। तो उसके दौरान जो भी घटनाएं हुई, जो स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो इसके माध्यम से हमें पता चलता है। इसमें औरंगजेब की नीतियों का, उसके कार्यों का वर्णन मिलता है और समकालीन दक्षिण भारत के इतिहास की भी जानकारी हमें नुस्खा ए दिलकुशा में मिलती है। तो ये जो रचनाएं हैं ये समकालीन स्थिति को बताती हैं। हमें ये पता चलता है कि उस समय पर जो इतिहास है, जो मध्यकालीन इतिहास है, उसमें सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी और आर्थिक स्थिति कैसी थी। इन सब पुस्तकों के माध्यम से हमें ये पता चलता है। तो इस प्रकार आज हमने जाना सल्तनत का मुगल कालीन जो विविध
रचनाएं हैं, उनके लेखक हैं, उन रचनाओं में क्या विशेषता है, किस तरह से उनका उसमें विवरण दिया गया है, उन सबको आज हमने विस्तार से जाना है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। इस वीडियो से संबंधित आपको कहीं कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमें दिए गए वीडियो के कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक मैसेज और देना चाहती हूँ कि हमने MPPSC की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। काफ़ी हमने पिछले लेक्चर्स में हमने प्राचीन इतिहास को कवर कर लिया है। आपकी इकोनॉमी की क्लासेस उसमें चल रही हैं। करेंट अपडेट्स तो आपको उसमें कंटिन्यू मिलते रहते हैं। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहेंगी। टेस्ट सीरीज़ हम इसमें चला ही रहे हैं जो कि आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इस सब की आपको डिटेल्स आपको हमारे लेक्चर्स में ही मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।